दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी। आपके माँ और भाई ने मुझको मन से बीमार कर दिया है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। सारे दिन मुंह लटकाकर घूमती रहती हो। अरे तुम्हारे चेहरे पर हंसी नाम की कोई चीज ही नजर नहीं आती। अरे किस चीज की कमी है तुम्हें? इस घर में सब कुछ तो मिल रहा है। इतना ऐसो आराम पाकर भी तुम खुश क्यों नहीं रहती हो? सारे दिन क्यों मुंह को लटकाकर घूमती रहती हो? अरे कल ऑफिस की पार्टी में तुमको नहीं लेकर जाता ही तो अच्छा था। मेरे सब दोस्तों की पत्नियां हंस हंस कर सबसे बात कर रही थी। उनकी चेहरे की रौनक देखती बन रही थी और एक तुम शुभ साफ अपने सड़े हुए मुंह को लेकर वहां पर खड़ी थी। आज ऑफिस में सब मुझसे पूछ रहे थे तुम्हारी बीवी बीमार है क्या? उनके कोई दिक्कत है क्या? वह इतनी थकी थकी और बूझी बूझी से क्यों लगती? आकाश मानवी पर जोर जोर से चिल्ला रहा था पर मानवी पर उसके चिल्लाने का कोई असर नहीं हो रहा था। वह शुभ साफ लंच के डिब्बे को टेबल पर रख कर आ गई थी। बेटे बहू की जोर जोर की बहस सुनकर निर्मला जी भी पूजा करते हुए कमरे से बाहर आ गई थी। निर्मला जी अपने बेटे से बोली, क्या हुआ आकाश, इतना चिल्ला क्यों रहा है बहू पर? आकाश बोला, क्या बताओ माँ, रहने दो, छोड़ो, वही किस्सा इसका तो। अरे आपको पता है ना, मुंह बनाकर घूमती रहती है सारे दिन, ना कोई हंसना ना कोई बोलना, बस शुभ साफ काम करती रहती है। अपना पता नहीं किस बात की कमी रह गई। इतना कुछ करते करते भी मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए, लेट हो रहा हूँ। आकाश के ऑफिस में जाती निर्मला जी ने अपनी बहू मानवी को आवाज दी और कहा, अरे मानवी, तेरी ये ऐसी उदास शक्ल देखकर सचमुच में किसी का भी दिमाग खराब हो जाए। अरे क्या दिक्कत है तेरे? खाना भी सही से खाती है, कोई बीमारी भी नहीं है, फिर हर वक्त मुंह पर ये उदासी क्यों रहती है? बेचारा आकाश इतना करता है, तेरे लिए भाग दौड़ करता पूरे दिन भर, फिर भी तू उससे हंसकर बात भी नहीं कर सकती क्या? मानवी निर्मला जी को कोई बात का जवाब दिए बिना शुभ साहब वहां पर खड़ी थी। मानवी को कुछ ना बोलता देखकर निर्मला जी बोली, चलो छोड़ो, तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। अरे अब जाओ, खड़ी क्या हो? वैसे भी इतना धीरे धीरे काम करती हो, ढीली कहीं की 10 मिनट के काम में 50 मिनट लगा देती हैं। खाना बनाने की तैयारी करो और सब्जी में तेल थोड़ा हिसाब से डालना, मिर्च मसालों का भी अंदाजा नहीं है कितना डालना कितना नहीं डालना। अरे जा अब खड़ी क्या? ऐसा बोलकर निर्मला जी पूजा करने चली गई और मानवी रसोई में खाना बनाने की तैयारी करने लगी। आज मानवी की ननद भी आने वाली थी। मानवी ने अपनी ननद की पसंद की सारी चीजें बनाकर तैयार कर रखी थी। दोपहर में जब मानवी की ननद घर पर आई तो उनको देखकर घर में खुशी का माहौल सा हो गया था। मानवी भी अपनी ननद के हंसकर गले लगी। मानवी को हंसता देखकर मानवी की सास ने ताना मारते हुए कहा, चल बेटा, आज तू आई तो तेरी भाभी के चेहरे पर हंसी तो आई, वरना इसका चेहरा तो लटका हुआ रहता हमेशा। मानवी की ननद बोली, अरे माँ, तुम भी क्या बात करती हो? भाभी तो हमेशा से हंसती मुस्कुराती हुई रहती हैं, जरूर कुछ ना कुछ तो बात होगी ऐसी जिसकी वजह से भाभी आजकल ऐसे उदास रहने लगी हैं। क्या आपने उस बात का पता लगाने
कोशिश करी। मानवी की सांस बोली, अरे बेटा क्या बात होगी, इतना ऐसो आराम में फिर किस चीज की कमी रह जाएगी, भला तू ही बता। इस बीच मानवी खाना लेकर आ गई। अपनी पसंद का खाना देखकर ननन इतनी खुश हुई और खाना खाकर बोली, वाह भाभी, आज तो आपने मेरी आत्मा को तृप्त कर दिया, इतना स्वादिष्ट खाना खिलाकर। अपनी बेटी के मुंह से अपनी बहू की तारीफ सुनकर निर्मला जी बोली, अरे इतनी भी तारीफ मत कर, इतना भी कोई स्वादिष्ट खाना नहीं था, किसी में नमक कम, किसी में मिर्ची ज्यादा, तू तो इसको ज्यादा ही सड़ा रही है। तारीफ करके मानवी खाने की जूठी प्लेट लेकर अंदर चली गई। मानवी की ननन अपनी माँ और अपने भाई का स्वभाव सब अच्छे से जानती थी। दोनों माँ बेटे को हमेशा नखरे दिखाने की आदत थी। वह किसी की भी बनाई हुई चीज से खुश नहीं होते, ना उसकी तारीफ करते, बस कमी निकालना जानते थे। अपने आप को हर काम में परफेक्ट होने का उस्ताद मानते थे। निर्मला जी खाना खाकर थोड़ी देर रेस्ट करने गई। मानवी की ननन को नींद आ रही थी। वह उठकर अपने भाभी के कमरे में चली गई। मानवी कुछ कविता लिख रही थी अपनी डायरी में। अपनी ननन को देखकर मुस्कुरा कर बोली, अरे दीदी आप रेस्ट नहीं किया आपने। मानवी की ननन मानवी के पास बैठ गई और उसकी डायरी को लेकर पढ़ने लगी। मानवी की लिखी सुंदर सुंदर जिंदा दिली से भरी कविता पढ़कर मानवी की ननन नैना का दिल खुश हो गया। वह मानवी की तारीफ करते हुए बोली, वाह भाभी वाह, आप तो इतनी अच्छी कवियत्री हो और इतनी अच्छी अच्छी खुशी से भर देने वाली कविता लिखती हो, पर आपकी खुशी कहाँ गई, वह कहीं नजर ही नहीं आती। आखिर कहाँ चली गई आपकी खुशी? आप शादी से पहले तो ऐसी नहीं थी, एकदम खुश मिजाज मुस्कुराते हुए रहने वाली थी। फिर आप उदासी के गिरफ्त में कैसे आ गई? उदासी को कैसे अपना दोस्त बना लिया? अरे आप तो उदासी से मिलो दूर भागती थी। सच बताना भाभी, आपके कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई बीमार तो नहीं है ना? आप अपनी ननन नैना की प्यार भरी बात सुनकर मानवी की आज जमा हुई पीड़ा निकल कर बाहर आ गई और वह रोते हुए बोली, नहीं दीदी, मेरे तन में कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है, कुछ भी नहीं दुखता, बस मेरा मन बुझा गया है, उदास रहने लगा। हंसना तो जैसे मुझे अच्छा लगता ही नहीं है। मेरी शादी के कुछ दिन बाद आप तो अपने ससुराल चले गए। मैंने इस घर की सारी जिम्मेदारियां मुस्कुराते हुए पूरे करने के ख्वाब अपनी आंखों में सजा कर इस घर की बागडोर धीरे धीरे अपने हाथों में ले ली। मैं आपके भैया और आपकी माँ को पूरा खुश करने की कोशिश करती, उनकी हर एक छोटी छोटी फरमाइश को पूरा करते हुए उनकी एक आवाज़ भी उनके सामने आ खड़ी होती मुस्कुराते हुए, और उनके हर एक आदेश को हाँ अभी करती हूँ बोलकर करने के लिए तैयार हो जाती। पर ना आपके भैया और ना आपकी माँ कभी मेरे किसी काम से खुश नहीं होते। मेरे हर एक काम में कोई ना कोई कमी जरूर निकालते और मुझे ताना मारते हुए कहते, बस यही ही करके दांत निकालने आते हैं क्या तुमको? अरे हर काम में पिछड़ी हुई हो तुमको कुछ भी आता जाता नहीं। अरे इससे अच्छा काम तो माँ और हम दोनों मिलकर ही कर लेते। ना तो खाना ढंग से बनाती हो, ना घर की सफाई ढंग से करती हो, ना मेरे कपड़ों का अच्छे से ध्यान रखती हो, ना बाहर कोई सलीके से निकलती हो, बस दांत निकाल देती हो। किसी से मिलती हो तब मानवी अपनी आंखों में आंसू लिए हुए बोली, दीदी मैं थक गई हूँ, अब मुझको लगता है मैं कुछ भी काम कर लूँ, चाहे उनके कहे अनुसार ही कर लूँ, पर फिर भी मेरे काम में ये दोनों माँ बेटे कमी निकालना नहीं छोड़ेंगे। मेरा अब कोई भी काम करने का इतनी शिद्दत से मन नहीं करता जितना पहले करता था।
पहले मुझको लगता था कि मैं धीरे धीरे उनके दिल में जगह बना लूंगी, उनके कहे अनुसार काम करके, लेकिन मैं गलती में हार गई। मुझको लगता है ये दोनों माँ बेटे मेरे काम से कभी भी खुश नहीं होंगे, उसमें सिर्फ और समय कमियां निकाल कर मुझे ताना मारते रहेंगे। मेरे तो समझ में नहीं आता, जब मैं हंसती हूँ तो मुझको बोलते हैं इसको हंसने के अलावा कुछ नहीं आता, और जब नहीं हंसती हूँ तो बोलते मुंह लटका कर घूमती हैं। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आता, मैं कैसे रहूँ, क्या काम करूँ। बस अंदर से खाली सी होकर सुन्न सी हो गई हूँ आजकल। नैना अपनी भाभी का दर्द देखकर भावुक हो उठी थी। वह बोली, भाभी मुझे पता है मेरी माँ और मेरे भाई के तेवर हमेशा से ऐसे, उन दोनों को पता नहीं सबके काम में कोई ना कोई कमी निकालना बड़ा लुभाता, पर वह दोनों तुम्हारे साथ भी ऐसा करेंगे ये तो मैंने नहीं सोचा था। हमेशा आपको लेकर शिकायत करती रहती हैं। अरे तेरी भाभी सारे दिन क्या काम होगा उससे, काम तो मैं बोल बोल कर करवाती हूँ उसको और खुद भी करती हूँ। अरे वह तो सारे दिन बीमार सी, थकी हुई सी, उदास मुंह लुटका कर घूमती रहती है। भाभी आज मुझको आपकी बीमारी का पता चल गया, आपकी थकावट, आपकी उदासी आपके मन से जुड़ी है। जब मन ही उदास रहेगा तो भला तन पर खुशी कहाँ से आएगी। सच से भाभी, अगर एक औरत को सारे दिन घर में पूरे काम करते हुए भी तानों के अलावा तारीफ का एक शब्द भी ना सुनने को मिले तो हर औरत अंदर से बूझ जाएगी, उसके मन की खिलखिलाहट कहीं खो जाएगी। सारे दिन भर अपने पति और ससुराल वालों का दिल जीतने के लिए जो औरत दिन भर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में लगी रहती है, उसको उस काम के बदले सिर्फ प्यार और थोड़ी सी तारीफ के दो शब्द सुनने को मिल जाए ना, तो सच में भाभी वह औरत खुशी खुशी, बिना थके हुए, खुश मन से, बिना किसी शिकायत के हर काम को बड़ी शिद्दत से कर देती हैं। भाभी मुझको पता है आप कितना घूरती होगी सारे दिन अंदर ही अंदर, पर ये बात समझने वाला कोई नहीं है। मैं तो अपने आप को खुश नसीब मानती हूँ कि मेरे ससुराल में मेरे किए गए हर एक काम को सब लोग बड़ा सराहते हैं। उनकी इस प्रशंसा से मुझे बड़ी खुशी होती है और मैं मन से खिली हुई रहती हूँ। नैना बोली, पर भाभी मैं शर्मिंदा हूँ मेरी माँ और भाई के व्यवहार से, जिन्होंने आपके मन को टटोलने की कोशिश ही नहीं करी। हमेशा बोलती रहती हैं पता नहीं कैसी बीमारी है जो दिखती भी नहीं है, उदास रहने की बीमारी है। बस इसको मानवी और नैना को पता नहीं था। निर्मला जी मानवी का फोन आ जाने पर फोन लेकर नैना को देने आई थी, पर दोनों ननद भाभी को बात करते हुए देख कर उनकी बातें सुनने लग गई थी। दरवाजे की ओर से निर्मला जी दरवाजे की ओर से मानवी के कमरे में आते हुए बोली, मानवी मुझे माफ कर दे बेटा, कभी इस नजरिए से नहीं सोचा था कि हमारा व्यवहार किसी व्यक्ति के दिल को इतनी ठेस पहुंचा सकता है, उसके मन को इतना घायल कर सकता है कि वह इंसान मुस्कुराना ही भूल जाए। मुझे माफ करना बेटा, मेरा व्यवहार ऐसा ही है, मैंने इसको कभी सुधारने की कोशिश ही नहीं करी, और मेरा बेटा भी मेरा जैसा ही होगा, और मैं उसको अपने जैसा होते देखकर खुश होती रही है, और ये भूल गई कि ये व्यवहार में अपने बेटे को देखकर उसकी जिंदगी से खुशियों को उखाड़ कर फेंक रही हूँ। उसको समझाना चाहिए था कि हर वक्त किसी के भी काम में कमियां ना ढूंढने सही है। कमियां तो सब में होती है, अरे कमियां तो हम दोनों माँ बेटी में भी बहुत है, पर तुमने तो हमारी कभी कोई कमी नहीं निकाली। तुम्हारे इतना काम करते करते भी मैं कभी तुम्हारी तारीफ नहीं कर पाई। बेटा भी जब कमियां निकालता तुम्हारे काम में तो उसका साथ देती और वो मेरा साथ देता। हम दोनों ने तुम्हारे मन को
घायल कर दिया बेटा, पर अब हम दोनों माँ बेटी जियो ने तुम्हारे दिल को जख्मी किया, तुम्हारे मन को घायल किया। अब हम दोनों ही मिलकर उसका इलाज करेंगे। अब तुमको घर में कभी कोई ताना नहीं सुनने को मिलेगा। कोई कमी भी होगी तो उसको ताना मार कर नहीं बल्कि प्यार से समझाएंगे। निर्मला जी मानवी के हाथों को अपने हाथ में लेते हुए बोली, अपनी सास को माफ कर दे बेटा, अब से तुझे शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। बस मुस्कुराना शुरू कर दे, तेरी ये उदास शक्ल नहीं देखनी बस मुझे। घर की बहू हंसती हुई अच्छी लगती है। मानवी और नैना दोनों अपनी माँ के गले लग गई। नैना बोली, माँ सच में भाभी तन से नहीं मन से बीमार है और आज आपने भाभी की मन की बीमारी का इलाज भी कर दिया। अब आपके घर में हंसी की गूंज होगी। बस अब जब भी आप मुझे फोन करे तो बस यही बात कहे, तेरी भाभी बड़ी खुश है और हमको भी खुश रखती है। निर्मला जी ने दोनों को कसकर गले से लगा लिया था। हाँ बोलकर कई बार घर में बहुत सी बहुएं जो तन से एकदम स्वस्थ होती हैं, फिर भी वह हमेशा थकी थकी और बूझी बूझी सी रहती हैं। इसके पीछे की वजह जानिए, क्योंकि कई बार वह तन से नहीं पर मन से बहुत घायल हो चुकी होती है। उनका मन उदास मत होने दीजिए, उसके पीछे छिपी हुई वजह को तलाश कर और उसको दूर कीजिए।